बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर्स विद एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो आपने मेरे साथ लास्ट क्लास के अंदर सॉल्व किया था। आज हम फर्दर इसके अंदर मूव करते हैं और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं और फिर बात करते हैं। देखें जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन ये आपको जो अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं ये पास पेपर्स के ही, बट रेलिवेंटली छोटे क्वेश्चंस हैं एज कंपेयर टू जो अभी हम आगे जाके करेंगे। ठीक है। अच्छा, बोलता है के सैमसन वाज इन अ बिजनेस एज अ रिटेलर एंड द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स एट 30th ऑफ जून 1977। अब देखो यहाँ पे जो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है 30th ऑफ जून 1977 की दे रहा है, इसका मतलब ये जो इस बंदे का बिजनेस है इसकी क्लोजिंग डेट क्या है? 30th ऑफ जून 1977। इसका मतलब इसका बिजनेस अगर 30th ऑफ जून, अब जरा सोचिएगा, 30th ऑफ जून 1977 को क्लोज होता है तो ओपनिंग डेट क्या हुई होगी सर? 1st ऑफ जुलाई 1976 ओपनिंग डेट होगी, यानी कि ये इसके बिजनेस की ओपनिंग डेट होगी और ये वाली जो है इस बिजनेस की क्लोजिंग डेट होगी। यानी कि 1 जुलाई 1976 में स्टार्ट किया तो पूरे 12 महीने बाद 30th ऑफ जून 1977 आ चुका होगा। ये इस अकाउंटिंग पीरियड बन गया इस बिजनेस का। ठीक है, ये क्या है? इस बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड। देखो नॉर्मली ना हर सवाल के अंदर अकाउंटिंग पीरियड आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए नॉर्मली इस टाइप की कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स के अंदर। ठीक है। अच्छा खैर, हम आगे बढ़ते हैं। बोलता है सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले दे दिया उसने आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कि भाई कैपिटल के अंदर इतने पैसे आपके पास हैं, यानी कि ओनर का जो कैपिटल है वो 5000 का है। ओनर ने कुछ ड्राइंग्स करी हैं इस साल 5400 की। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हैं 1750 की। कैरेज ऑन परचेजेस है जिसको हम कैरेज इनवर्ड्स भी कहते हैं, ये 540 का है। उसके बाद फिर आपको डेटर्स गिवन है। डेटर्स का जो दूसरा नाम होता है वो ट्रेड रिसीवेबल्स होता है। आजकल के क्वेश्चंस में आपको डेटर्स का नाम नहीं मिलेगा, बल्कि आजकल के क्वेश्चंस में आपको ट्रेड रिसीवेबल्स मिलेगा। और इसी तरीके से जो अगली चीज लिखी हुई है क्रेडिटर्स, तो आज के नए क्वेश्चन जब हम करेंगे रीसेंट ईयर्स करेंगे तो उसमें क्रेडिटर्स नहीं बल्कि क्रेडिटर्स की जगह एग्जामिनर अब टर्म यूज करता है ट्रेड पेबल्स। दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब सेम है। अच्छा क्या सर ये वाले वर्ड जो हैं ये ऑब्सलीट हो गए हैं क्या? ये वर्ड्स यूज नहीं होते? आज भी दुनिया में ये वर्ड्स यूज होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बट आपका एग्जामिनर ये वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है। उसके बाद बोलता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब ये जो बैड डेट है ये एक आपका एक एक्सपेंस होता है, तो ये एक एक्सपेंस दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, परचेजेस दी हुई है, सेल्स दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड्स दी हुई है। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या होता था? रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब सेल्स रिटर्न्स। ठीक है। उसके बाद फिर आपको रिटर्न आउटवर्ड्स दिया हुआ है 574 का। फिर आपको डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, ये आपकी इनकम है। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स। अच्छा भाई, उसके बाद अगली चीज दी हुई है वेजेस। वेजेस एक एक्सपेंस होता है। रेंट एंड रेट एक एक्सपेंस होता है। इसी तरीके से आगे आपको दिया हुआ है लाइटिंग दिया हुआ है आपको, और लाइटिंग जो है वो भी एक एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस है वो भी एक एक्सपेंस होता है। उसके बाद अगली चीज लिखी हुई है कैश इन हैंड, यानी कि आपके पास कैश कितना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगली चीज लिखी हुई है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? कि जो तुम्हारा बैंक अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है, बल्कि उल्टा तुमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लिए में। देयरफॉर ये जो तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक करंट लायबिलिटी बन जाता है। ठीक हो गई बात? ये हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि यार ये सारा क्या केस है और ये किस तरीके से चीजें चल रही है। अच्छा अब आगे सुने। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फला 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 करके बात करी। बनाने को क्या बोल रहा है? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट जो है वो कितने की है? 4078 का क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। अब हमें ये बात पता है कि यार ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दो जगह जाता है। एक आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल सेक्शन में, और एक आपकी बैलेंस शीट में जाएगा करंट एसेट के सेक्शन के अंदर। तो दो जगह पे इसको इन्वेंट्री को आप रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मल सी बात है, ये अपने आप पता नहीं कितने सवालों से आज तक देखते आ रहे हो, तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा आगे वो बोलता है कि भाई सैमसन हैज टेकन गुड्स फ्रॉम स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 200 फॉर हिज ओन यूज एंड नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैमसन ने कुछ ड्राइंग्स करी हैं, लेकिन ड्राइंग्स किस चीज की करी हैं? गुड्स की ड्राइंग करी हैं, यानी कि जो इसका स्टॉक था ना, जो सामान ये बेचता था अपने बिजनेस के अंदर, उसकी इसने ड्राइंग्स कर ली। ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है ड्राइंग्स की वो कितनी बन रही है? द वैल्यू 200 फॉर हिज ओन यूज एंड नो एंट्रीज, कोई भी एंट्रीज आपने नहीं बनाई है। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें यार इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, देखो ओनर जब भी ड्राइंग्स करता है तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाती हैं।
तो यहाँ पे भी आप एंट्री जब बनाओगे, ये मैं पहले पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, तो ड्राइंग्स आप जब भी बनाओगे वो ड्राइंग की एंट्री, तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा कितने से, 200 से। दूसरी चीज ये है कि आपके पास जो आपका परचेजेस है वो क्रेडिट हो जाएगा। सर परचेजेस क्यों क्रेडिट होगा, कैश या बैंक क्यों नहीं क्रेडिट होगा? बेटा अगर ये कैश या बैंक निकाल के लेके जाता तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता। इस वक्त इसने विड्रॉ क्या चीज करी है, इस वक्त इसने विड्रॉ करा है गुड्स, तो गुड्स जब विड्रॉ करेगा ओनर, तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, तो ये एंट्री बननी चाहिए पार्ट बी की, हम लोगों ने ऊपर सॉल्व करा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, इसकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल करनी है। पहला काम आपने ये करना है कि परचेजेस में से 200 माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स ऑफ स्टॉक के नाम से, ड्रॉइंग्स ऑफ स्टॉक। सर ये कब माइनस करेंगे बेटा, जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए जब परचेस रिकॉर्ड करोगे तो उसके नीचे ही ड्राइंग ऑफ स्टॉक सबट्रैक्ट कर दोगे। फिर आगे वो बोलता है कि दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ेगा, तो बेटा ये जो इसकी ड्राइंग्स थी ना, हाँ पहले से कितनी ड्राइंग्स थी इसकी, 5400 थी, इसके अंदर तुम 200 की ड्राइंग्स और ऐड कर दोगे, क्योंकि ये वाली ड्राइंग्स तुमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की थी, तो ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुई भी थी ना ड्राइंग्स में और ना ही परचेज में, तो ड्राइंग्स बढ़ गई और परचेजेस कम हो गई, तो परचेज में से माइनस कर दोगे और ड्राइंग्स के अंदर ले जाके इस 200 को ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 5600। क्लियर हो गई बात? फिर इसके बाद आप आगे आ जाएं, अगली चीज देखें, अगली चीज क्या है, बोलता है द प्रोविजन फॉर बेड डेट एट 5% ऑफ डेटर्स इज टू बी क्रिएटेड। इट मींस दैट 5% अपने डेटर्स के ऊपर मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा, पहली बार बनाऊंगा। और हम ये बात अपने बेड डेट के टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी आप पहली बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा इंक्रीज इन प्रोविजन होता है। तो अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% का है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल है। आपके पास डेटर्स है ना 2540 के, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5% से। ठीक है, तो आपके पास पहले तो पता लग जाएगा कि आपका यार आंसर कितना आ रहा है, इंक्रीज इन पीबीडी कितना आ रहा है। तो 2540 का 5% ये आ रहा है हमारे पास 127। इसका मतलब इस 127 के साथ अब हम क्या करेंगे, देखें जी। सबसे पहले तो ये 127 जो है, ये तो जो आप मल्टीप्लाई करके आंसर लगाते हो, ये तो डायरेक्ट आप रिकॉर्ड करोगे अपनी बैलेंस शीट में। कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट के अंदर। जैसे ही मल्टीप्लाई करके जो भी तुम्हारे पास आंसर आता है वो जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो सर इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं, बेटा इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजंस का इंक्रीज या डिक्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो अब इंक्रीज या डिक्रीज देखने के लिए तुम देखो लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना था, जीरो। देखो ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले। अब इनकम स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो तुमने कंपेयर क्या करना है, लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना था, जीरो। सर ये हमें कैसे पता कि लास्ट ईयर का प्रोविजन जीरो था, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ तो नहीं है बेटा। देखो अगर लास्ट ईयर का कोई प्रोविजन होता तो दो तरीके से पता लगता है, या तो वो ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया हुआ होता, पहला तरीका। दूसरा तरीका, उसने एडजस्टमेंट में बोला है कि ये जो आपका प्रोविजन है ये पहली बार क्रिएट हो रहा है, टू बी क्रिएटेड नॉट टू बी मेंटेन्ड, टू बी क्रिएटेड, बनेगा, फर्स्ट टाइम बन रहा है, तो इससे पहले प्रोविजन कितना होगा, जीरो होगा। एक तरीका ये इसको देखने का। और इस साल का प्रोविजन कितना आया, इस साल का प्रोविजन आ गया 127, तो क्या तुम्हारा प्रोविजन बढ़ गया या कम हो गया, सर पहले जीरो था 127 हो गया, तो 127 से ही आपका प्रोविजन बढ़ गया, तो आप इसको अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ले जाके रिकॉर्ड कर दीजिएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, फिर से अगेन, ये ओपनिंग प्रोविजन माइनस इस साल का जो भी आपने प्रोविजन कैलकुलेट किया है, दोनों का जो डिफरेंस निकलता है, अगर वो ओपनिंग कम और क्लोजिंग ज्यादा हो तो इंक्रीज इन पीबीडी हो जाएगा, और ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम आया आपके पास तो फिर डिक्रीज इन पीबीडी हो जाएगा। लेट सपोज ये होता 130 और अभी आया होता 120, तो मैं बोलता कि मेरा $3 का डिक्रीज इन पीबीडी हो गया, डन। और अगर पहले से दिया हुआ होता लेट सपोज 120 और अब हो जाता 127, तो मैं बोलता $7 से इंक्रीज इन पीबीडी हो गया है, क्योंकि पिछले साल से इस साल $60 बढ़ गया है। बात समझ रहे? तो ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कोई इशू होगा, क्योंकि ये टॉपिक हम पीछे पढ़ के भी आ चुके हैं, एंड अगेन हमारा रिवीजन तो डेली बेसिस के ऊपर हो ही रहा होता है पुराने टॉपिक्स का। फिर उसके बाद आगे आ जाए तो बोलता है नंबर डी, of the 442 for insurance 154 is a payment in advance। तो बोलता है ये जो तुम्हारा ऊपर इंश्योरेंस दिया हुआ है, अब इंश्योरेंस को देखें कितना है। इंश्योरेंस आपको दी हुई थी यहाँ पे सवाल के अंदर, ये रही 442 की। बोलता है जो तुम्हारी 442 की इंश्योरेंस है ना, देखो बोलता है जो तुम्हारी इंश्योरेंस है ना 442 वाली, हाँ इसके बारे में बात करता है, इंश्योरेंस के बारे में बोलता है। जो तुम्हारी इंश्योरेंस है ना, जो तुमने पे करी है 442 की, उस 442 में एक अमाउंट है 154 की जो तुमने प्री पे कर दी है, यानी कि फॉलोइंग ईयर की पेमेंट थी इंश्योरेंस की जो तुमने इसी साल पे कर दी है। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस साल के रियल एक्सपेंसेस को अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना, तो 154 इस साल का एक्सपेंस नहीं है बल्कि ये अगले साल का एक्सपेंस है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम इस 442 में से माइनस कर देंगे 152। तो सर ये तो एक इंपैक्ट हो गया ना, अब इसका दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ेगा, बेटा दूसरा इंपैक्ट इसका ये पड़ेगा जब आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे। तो बैलेंस शीट बनाते हुए जब आपने करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे,
तो करंट एसेट्स रिकॉर्ड करते हुए आप वहां पे ले जाके प्रीपेड इंश्योरेंस कितने की है वन कितने की है 152 की 152 की आप रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो दो इंपैक्ट हो गया, एक इनकम स्टेटमेंट के अंदर और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए तो बोलता है इट वाज एस्टिमेटेड दैट अ फर्दर ऑफ 32 वाज ओइंग फॉर लाइटनिंग। अब ये क्या बोलता है जो तुम्हारा लाइटनिंग का खर्चा है ना, जो तुम्हारा ये ऊपर लाइटनिंग का खर्चा दिया हुआ है, बोलता है तुमने अभी तक लाइटनिंग का खर्चा पे किया है 114, यानी इतना पैसा तुम बैंक से पे कर चुके हो। ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्सपेंस की अमाउंट लिखी होती है वो आपने बैंक से पे कर दी हुई होती है। तो आपने अभी तक खर्चा कितना पे किया है 114, लेकिन पता लगा है कि फर्दर 320 अभी भी आपका क्या है ओइंग है। तो अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है इस साल का असल खर्चा रिकॉर्ड करो। तो क्या इस साल का असल खर्चा 114 है? नहीं सर, इस साल का असल खर्चा 114 नहीं है, 32 प्लस करना पड़ेगा 114 के अंदर, तो इस साल का खर्चा आएगा। क्योंकि ये 114 के अंदर 32 जब आप ऐड करेंगे तो ये जो 32 था ये इसी साल का खर्चा था, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि भाई ये मत देखो कि कितना पे किया है, बल्कि ये देखो कि इस साल का कितना खर्चा बनता है। तो इस साल का खर्चा कितना बनेगा 114 के अंदर आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे 32 ऐड कर देंगे। बात समझ आई? अब आप लोगों ने ये सारा काम करने के बाद इसका अगला इंपैक्ट क्या डालेंगे? इसका अगला इंपैक्ट डलेगा जब आप, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका अगला इंपैक्ट कहां जाएगा? इसका अगला इंपैक्ट बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे और बैलेंस शीट बनाते हुए ये एक अक्रूड एक्सपेंस है, इसका मतलब आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। तो जो अपनी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज बना का हेडिंग बनाएंगे तो उस करंट लायबिलिटीज के अंदर ले जाके आप लिखेंगे अक्रूड इंश्योरेंस। नहीं, इंश्योरेंस नहीं थी, क्या था ये? लाइटनिंग, ये था लाइटनिंग। ओके, ठीक हो गया। ये आपका जो एडजस्टमेंट नंबर ई था वो भी हो गया। मेरे ख्याल से ये सवाल यहां पे जाके समाप्त होता है। और अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से इस सवाल की इनकम स्टेटमेंट और जल्दी जल्दी से इस सवाल की बैलेंस शीट। मैंने आपको बोला था कि पहला सवाल जो हम करेंगे वो 1 घंटे में सॉल्व होगा, वो 1 घंटे में सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम करेंगे तो वो 35 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये 20 मिनट्स 25 मिनट्स के अंदर सॉल्व होगा। और ऐसे ऐसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे आपके, उतनी आपको तेज प्रैक्टिस होती जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा डिटेल में सबसे पहले क्वेश्चन में दूंगा, दूसरे क्वेश्चन में वो सेम डिटेल होगी, तो हम उससे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये सारा काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो भी था। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इनका नाम क्या था, नाम भूल गए हम, के सैमसन। ठीक है, नोटबुक्स खोलें जल्दी जल्दी से साथ साथ और इनकम स्टेटमेंट बनाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो अब हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जो हमारी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं पहले हम, इनकम स्टेटमेंट। और ये जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स। अब मेरा बेटा अगर तुम नोटिस करो यहाँ पे, तो मैंने जितनी भी चीजें ब्लू से मार्क करी हैं, यानी कि ब्लू से जो भी चीजें हाईलाइटेड है, याद रखिएगा ये जो मैं बात करने जा रहा हूं गौर से, जितनी भी चीजें यहाँ पे ब्लू से हाईलाइटेड है और जितनी भी चीजें यहाँ पे येलो से हाईलाइटेड है, तो ब्लू वाली जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होंगी? आपकी बैलेंस शीट में। ये बात हम पहले से करते आ रहे हैं, आप तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। और जो चीजें मैंने येलो से मार्क करी हैं वो आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में। ठीक हो गया? अच्छा जी, चले अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्स से। तो सेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है, कितने की है? 36846 की। तो ये रिकॉर्ड करते हैं 36846। अब आपको पता है सवाल के अंदर कुछ रिटर्न इनवर्ड्स गिवन था, यानी कि कुछ सेल्स रिटर्न्स गिवन थी, तो वो आप लाके यहाँ पे सबट्रैक्ट कर लें, सेल्स रिटर्न्स 36846 था ये। ठीक है, 36846, और उसके बाद फिर आप इसमें से माइनस कर दें सेल्स रिटर्न्स, तो जो आपकी थी 62 की, तो ये इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 62। तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगी, तो नेट सेल्स आप लास्ट कॉलम में ले जाके लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 36, कैलकुलेटर सब लोग यूज करेंगे, कैलकुलेटर सब लोग यूज करें प्लीज। ठीक है, अच्छा जी, 36 846 - 62, सो इट इज 36784। ठीक है, ये हो गया आपका नेट सेल्स। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जिसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसके अंदर सबसे पहले तुम क्या रिकॉर्ड करते थे? ओपनिंग इन्वेंट्री करते थे सर। तो लिखो ना बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ये तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही डायरेक्टली दी हुई है। देखो स्टॉक एट 1 जुलाई 1976, ये 1976 1 जुलाई ओपनिंग डेट थी ना, तो 2034 का आपके पास ये है
2034 का आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर आप इसमें परचेजेस ऐड कर लें, तो आपकी जो परचेजेस गिवन है, अब अगर आप नोटिस करें तो परचेजेस कितने की थी, परचेजेस जो थी आपकी वो थी 25228 की, तो यहाँ पे लिखें 25228। फिर उसके बाद कुछ परचेज रिटर्न्स हुई थी, तो उसको आप यहां से सबट्रैक्ट कर देंगे, परचेज रिटर्न्स। और ये जो आपकी परचेज रिटर्न्स थी वो कितने की थी, देखो रिटर्न आउटवर्ड्स 574 की, तो यहां पे लिखें 574 नेगेटिव। और ओनर ने कुछ गुड्स घर पे भी लेके चला गया था, तो उसको भी यहां पे माइनस करेंगे, लेस करके, लेस ड्रॉइंग ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक ड्राइंग को आप लोगों ने यहां से सबट्रैक्ट करना है, और वो कितने की थी, 200 की थी। याद है ये एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे इसके सामने इसी वजह से लिख भी दी थी कि ओनर ने 200 रुपए की ड्राइंग्स भी करी थी, तो वो भी आपने कहां से माइनस करना होगा, परचेजेस में से। तो देखो परचेजेस के नीचे से हमने रिटर्न इनवर्ड्स और ड्राइंग ऑफ गुड्स दोनों को सबट्रैक्ट किया है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगली चीज यहां से लेस हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें डायरेक्टली गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होती है, तो नीचे आगे देखो तो एडजस्टमेंट के अंदर तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 4078 की, तो यहां पे लाके लिख लो 4078, और जितनी भी रेड वाली चीजें मैंने लिखी हैं ये सारी सबट्रैक्ट होंगी, और एड लेस करने के बाद इनको आपस में नेट करने के बाद तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो भाई लिखते हैं 2034 प्लस 25228, 2034 प्लस 25228, ठीक है जी, माइनस 547 माइनस 200 माइनस 4078। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 22437। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब मैं सेल्स में से माइनस करूंगा, इन दोनों को आपस में जब मैं माइनस कर दूंगा, -36784 तो मेरे पास आंसर आ रहा है 14, देखें मेरे पास आंसर आ रहा है 14347, और इसको मैं बोलूंगा ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जैसे ही मैंने निकाल लिया, मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखूंगा क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई और अदर इनकम्स हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे आके देखा कि यार मेरे पास कोई डिस्काउंट रिसीव वगैरह कुछ था, मुझे याद पड़ता है, ये देखो एक डिस्काउंट रिसीव है 528 का। तो इधर हम लिखेंगे एक और चीज, ऐड, हेडिंग लिखेंगे ऐड अदर इनकम। और अदर इनकम्स हमारे पास इस सवाल के अंदर एक ही है, डिस्काउंट रिसीव्ड। और कोई इनकम नहीं आई थी, पीबीडी भी इंक्रीज आया था, और कोई इनकम मुझे नहीं नजर आई, तो एक ही इनकम है डिस्काउंट रिसीव की, और उसकी वैल्यू कितनी है, 528 है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, 528 ऐड कर दोगे, तो आपके पास कितना है, 528 है। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 14875, डन हो गया। अब आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, अदर इनकम्स ऐड कर लिए, और जब ये सारी चीजें आप लोगों ने ऐड कर ली, तो आपको ये पता लग गया कि भाई अभी तक हमारी इनकम्स और ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है। अब आप लोगों ने इसी को कंटिन्यू करना है। मेरे पास पेज छोटा होता है क्योंकि मैं इसको लैंडस्केप के अंदर करवाता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। तो अब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाऊंगा, आप लोगों ने इसको यहीं से कंटिन्यू करना है। आप लोग नीचे नीचे कंटिन्यू करते रहेंगे उसके, और आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपने पास, और वो जो हेडिंग होगी उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे ये हमारी कंटिन्यूशन ही हो रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, लेस अदर एक्सपेंसेस। अब आपके पास जो अदर एक्सपेंसेस है वो कौन कौन से होंगे, आ जाए देखना शुरू करते हैं। अरे यार हम लोग एक चीज लिखना भूल गए, ऊपर कैरेज ऑन परचेजेस भी था। देखो ये रहा कैरेज ऑन परचेजेस, तो ये भी तो परचेज के अंदर ऐड होना है। हम लोग क्या करें, पीछे जाके कितना सारा हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ना अभी आप लोग के लिए वर्किंग के लिए यहाँ पे शो कर रहा हूं, वैसे तो इसको नीचे ऐड करते हैं, बट यहां पे मैं प्लस करके शो कर रहा हूं, कैरेज ऑन परचेजेस। ठीक है, ये ऐड होना है, तो 25228 के अंदर ऐड करोगे तुम लोग कैरेज ऑन परचेजेस। अभी यहां पे देखते हुए मुझे याद आया, येलो वाला पार्ट ये है 540 का, तो इसके अंदर 540 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों ने इसके नीचे लिखना है। तो अभी हम लोग इसको पहले ऐड कर लेते हैं, फिर इसके आंसर निकाल लेते हैं यार। 25228 प्लस 540, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 25, इसको जरा सही कर लीजिएगा, 25768, और फिर इसमें ऐड कर लीजिए ओपनिंग 2034, और इसमें से फिर आप माइनस कर दीजिए 547 माइनस
200 minus 4078, so it is 22977. ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 22977, और इसको आप फिर नेट कर लीजिए सेल से, तो 36784, 36784, सो इट इज 13, ये बन जाएगा आपके पास 13807, और इसके अंदर फिर आप ऐड कर देंगे 528, तो ये बन जाएगा 14335। ठीक है, इसको जरा सा सही कर लीजिएगा, मैंने एक चीज मिस कर दी थी तो मैं उसको सिर्फ करेक्ट करके दे रहा हूँ। क्या चीज थी वो भाई? वो आपके पास था कैरेज ऑन परचेज, तो वो कैरेज ऑन परचेज हम लोग लिख नहीं पाए थे, तो उसको अब आप लोग इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डन हो गई बात ये वाली। इसके अंदर अब कोई मसला नहीं है, किसी को देख लो गौर से, इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ, ये था 540। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, लाइक से, ठीक हो गया। तो ये वाला जो काम था ये हम लोगों ने एक नहीं किया था, हम लोग के दिमाग से निकल गया था, तो उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें सही हैं अभी तक हमारी। ठीक है, अब हम एक्सपेंसेस पे जाते हैं, तो एक्सपेंसेस पे जाते हुए हम लोग देखना शुरू करते हैं टॉप से। तो मैंने टॉप से देखना शुरू किया, तो यहाँ कैरेज लिखा हुआ था, तो वो मैंने एडजस्ट कर लिया। अब दूसरा जो एक्सपेंस है वो 866 का बेड डेट्स है, तो यहाँ पे बेड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आज भाई यहाँ पे लिखते हैं बेड डेट्स, बेड डेट्स, इसको हम इररिकवरेबल डेट भी कहते हैं, बेड डेट भी कहते हैं। कितने का है ये? 866 का है, तो रिकॉर्ड कर लें 866। उसके बाद आप आगे आ जाइए, तो अगली चीज क्या है? अगला हमारे पास एक्सपेंस है वेजेस, 6552 का, तो यहाँ पे लिखें वेजेस 6552। फिर उसके बाद अगला एक्सपेंस अगर आप देखें तो कौन सा है? रेंट एंड रेट्स है आपके पास, तो रेंट एंड रेट्स 426 का है, वो रिकॉर्ड कर लें, रेंट एंड रेट्स 426 का है, डबल चेक लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आ जाएं तो लाइटनिंग है, लाइटिंग में कुछ अक्रूड था, तो यहाँ पे लिखें लाइटिंग। पहले कितना था? लाइटिंग 114 का था, प्लस अक्रूड कितना था? 30 था, 32 था, 32 था। ठीक है जी, इसमें 32 आप ऐड कर लें, तो यहाँ पे लिखें 114 + 32, इट इज 146। ठीक है, ये 146 आ जाएगा। अगला एक्सपेंस आ जाए तो वो क्या था? इंश्योरेंस था 442 का, तो यहाँ पे लिखें इंश्योरेंस 442, और इसमें कुछ प्रीपेड था 152 का, एक दफा कंफर्म कर लें, यस। तो 442 माइनस 152, कैलकुलेटर पे आपके पास आ जाएगा 290, तो ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अगला एक्सपेंस देखें, यहाँ पे अब आपके पास जो एक्सपेंसेस थे, जो ट्रायल बैलेंस के थे, वो तो आपने रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन और एडजस्टमेंट में भी तो एक्सपेंस था, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। याद है हम लोगों ने बात करी थी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप इनकम स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड करोगे? 127 का, तो वो भी रिकॉर्ड करो, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, और ये है कितने का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 127 का है, तो 127 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे, और इन सब का क्या कर लो? टोटल निकाल लो, तो ये सारे एक्सपेंसेस पता लग जाएंगे तुम लोग को, राइट? तो अब ये टोटल निकाल लेते हैं, 866 प्लस 6552 प्लस 426 प्लस 146 प्लस 290 प्लस 127, एक दफा चेक कर लेते हैं, 127, 290, 146, 426, 6552 एंड 866। ठीक है जी, इक्वल्स टू 84। ये आपके पास जो एक्सपेंसेस बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 8407 के, और ये एक्सपेंसेस के साथ अब तुम क्या करोगे? तुमने ऊपर निकाली थी ना ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर डिस्काउंट्स को, डिस्काउंट रिसीव को ऐड करके। यार एक डिस्काउंट अलाउड भी तो था डिस्काउंट रिसीव के साथ, मैंने वो भी देखा था यार, था या नहीं था? डिस्काउंट अलाउड तो नहीं था सवाल के अंदर। हमने सारे एक्सपेंसेस लिख लिए, कैरेज ऑन परचेज एडजस्ट हो गया, बेडेड भी लिख लिया। मैं रीचेक कर रहा हूँ एक दफा कुछ मिस ना कर दिया हो, वरना फिर आखिर में टेंशन होती है। अच्छा जी, परचेज थी, सेल्स थी, रिटर्न रेट, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव था। ठीक है, वेजेस लिख लिया, रेंट लिख लिया, लाइटिंग लिख लिया, इंश्योरेंस। ठीक है जी, सारे हो गए। तो भाई अब आपके पास क्या होगा? अब आप लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? ये आपके पास इनकम्स आ गई थी सारी, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, तो 8407 माइनस कर दीजिए आप किसमें से? 14335 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5928 का। ये जो आपके पास 5928 आंसर आ रहा है, इसको कहा जाएगा, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट है। ये क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट है। तो ये आपकी एक इनकम स्टेटमेंट भी बन गई है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा गौर से। प्रीपेड जो है वो हमारे पास 150
154 था प्रीपेड। अच्छा, हम लोगों ने कितना लिख लिया था ऊपर? 152। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने कर लिया, दोबारा से इसमें चेंजेस कर लें क्या? चलो कर लेते हैं। 152 के बजाय इसको यार 154 कर लो, ये स्लाइड साइज चेंज है। ये एरर ऑफ ट्रांसलेशन लाइटिंग की वजह से बहुत होता है, क्योंकि लाइट्स ना ये सारी इसके ऊपर पड़ी होती हैं आईपैड के ऊपर, तो कभी कभी ना ये ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, तो ये कितना हो जाएगा? 442, 442 -154, सो इट इज 288 बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको 288 कर लीजिए, और आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो $2 से कम हो जाएंगे, तो 8407। ठीक है जी, तो आपके जो एक्सपेंसेस आएंगे ना वो आएंगे 8405 के। ठीक है, इसको जरा सही कर लेना। ये मैंने इधर 152 के बजाय, वो 154 के बजाय 152 लिख दिया था। अच्छा जी, अब आप लोग के जो प्रॉफिट्स हैं वो $2 से वैसे तो बढ़ जाएंगे, तो इसको आप माइनस कर लें 14335 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 5930 का। ठीक है, तो यहाँ पे 5930 का प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। डन हो गई बात? क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं। अब वंस हम लोगों ने ये सारा काम कर लिया, ये सारी चीजें हो गई, हमारी इनकम स्टेटमेंट बन गई कंप्लीटली। ये हमारा पहला सेक्शन था इनकम स्टेटमेंट का। इसके अंदर जो है हम लोगों ने ये ओवरलुक कर दिया था कैरेज ऑन परचेज। तो जैसे ही मैं एक्सपेंसेस लिखने गया मुझे नजर आ गया, तो मैंने इसको लिख दिया। कैरेज ऑन परचेज हमेशा कैरेज इनवर्ड्स है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, और कैरेज ऑन सेल्स यानी कि जो कैरेज आउटवर्ड्स होता है उसको हम इधर एक्सपेंसेस में लाके रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ कैरेज आउटवर्ड्स को कैरेज इनवर्ड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक हो गई बात? क्लियर? अच्छा जी, हम लोगों ने ये सारा काम जब कर लिया, अब इनकम स्टेट बना ली, तो अब हम क्या करते हैं? हम नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो क्या है? बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा जी, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर इनके पास कोई नॉन करंट एसेट्स थे? अगर आप देखें तो फिक्स्ड एंड इक्विपमेंट एक ही है। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। तो आप लोग वैसे तो बैलेंस शीट 3 कॉलम्स में ही बनाएंगे, तो यहाँ पे भी मैं आपको 3 कॉलम्स बना के दे रहा हूँ। उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है, इधर इन्फॉर्मेशन कम है सवाल में, बट आगे के सवालों में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, कॉलम्स 3 यूज होंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बैलेंस शीट या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट से रिलेटेड ना कोई डेप्रिसिएशन हुई है ना कुछ हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख दें फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट था, हाँ जी, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट 1750 का। तो यहाँ पे आप फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट डायरेक्टली लास्ट कॉलम में लाके 1750 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये था 1750 का, और इसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगी इस साल, तो अभी भी इसकी वैल्यू कितनी रही होगी? 1750 रही होगी, इस वजह से मैंने 1750 लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास और कोई करंट एसेट, नॉन करंट एसेट तो नहीं है, बाकी तो सारे हमारे पास करंट एसेट्स हैं, तो हम करंट एसेट्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप अपने पास लिखें करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स लिखते हुए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा करंट एसेट सबसे पहले मेंशन होता है। तो करंट एसेट जो आप सबसे पहले मेंशन करेंगे वो होगा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये कितने की है? आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपको सवाल के अंदर दी हुई थी 4078 की। हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज करी थी, देखो 4078 की, याद है? तो यही यहाँ पे लाके आप रिकॉर्ड कर लें 4078। ठीक है, तो ये सेकंड कॉलम में 4078 की क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ कुछ प्रोविजन का चक्कर था, तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके हैं कितने के? अब आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके देखें, ऊपर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए थे, ये रहे 2540 के। तो यहाँ पे आप लिखें फर्स्ट कॉलम में 2540, और इसमें से लेस कर दीजिए, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब मेरा बेटा ये वाली बात मेरी याद रखना है कि जो तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो जो परसेंटेज लगा के आंसर आया था वो कितना आया था? 127, यही बैलेंस शीट के अंदर जाता है। तो यहाँ पे आप 127 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 127। ठीक है, अच्छा भाई, ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, तो 2540 लिखे भाई, 2540 -127, सो इट इज 2413 के ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। फिर आप देखें क्या आपके पास और कोई प्रीपेड एक्सपेंस था? तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे पास कुछ इंश्योरेंस थी जो प्रीपेड थी। कितने की इंश्योरेंस थी? 154 की इंश्योरेंस पेड, वॉज पेड इन एडवांस। तो मैं यहाँ पे वैसे तो अदर, आगे जाके मैं आपको और क्लियर करूंगा, अदर रिसीवेबल की एक हेडिंग बनती है, और इस अदर रिसीवेबल्स के अंदर ही जो भी मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। ठीक है, तो अब मैं अदर रिसीवेबल्स के अंदर रिकॉर्ड कर लूंगा कितना? 154। सर अगर हम यहां पे वो लिख देते, क्या कहते हैं,
प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देते अदर रिसीवर्स के बजाय, तो क्या एग्जामिनर मार्क काटता? देखो, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो सबसे बेस्ट तरीका है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप लोग इस तरीके से अदर रिसीवर्स लिख के और उसके अंदर जितने भी अक्रूड एक्सपेंसेस होंगे आपके, वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये पता नहीं क्यों कर रहा है इससे। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं तो उसके बाद आपके पास क्या है, एक और करंट एसेट है। और वो कौन सा करंट एसेट है आपके पास? वो ये रहा, कैश इन हैंड। 45 का आपके पास कैश इन हैंड है, तो वो लिखें, कैश इन हैंड। ठीक है, ये आपके पास 45 का आ गया। और जो आपका बैंक है ना, वो ओवरड्राफ्ट हुआ हुआ है। देखो, बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट हुआ हुआ है, तो बैंक को करंट एसेट्स में नहीं बल्कि करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम करंट एसेट्स का टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भाई कितना हो जाएगा, 4078 प्लस 2413 प्लस 154 प्लस 45। सो ये जो हमारे टोटल करंट एसेट्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 6690 के। और अब मेरे पास नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों आ गए। ये नॉन करंट एसेट की वैल्यू है और ये करंट एसेट। नॉन करंट एसेट एक ही था, तो बस ये वैल्यू बन रही है, और ये करंट एसेट है। दोनों को जब मैं ऐड कर लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैं बोलूंगा ये है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगे, 6690 प्लस 1750, तो ये आ रहे हैं 8440। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8440। ये जो 8440 आए, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एसेट्स आ चुके हैं। बात समझ आई? अच्छा, वंस हम लोगों ने ये वाला काम कर लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली चीज देखते हैं। अब हम लोग बैलेंस शीट को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट कंटिन्यू हो रही है आपकी। अब हम लोगों ने इक्विटी एंड लायबिलिटी का सेक्शन बनाना है, तो वो भी कोई खास मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे पहले टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिखते हैं टोटल इक्विटी, ये अगली हेडिंग है, एंड लायबिलिटीज। मेरा बेटा, ये जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आप रिकॉर्ड करेंगे, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम होता है ओपनिंग कैपिटल। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल है ना, ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ होता है। देखो, सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है कितने का, 5000 का। तो ये यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर ले, 5000। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, सर ये कॉलम्स में अगर हम कंफ्यूज हो जाए, तो बेटा यूजुअली ना सेकंड और थर्ड, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ही यूज हो रहा होता है। ये बहुत कम यूज होता है, यानी कि अभी इस वाले सेक्शन के अंदर ये वाले कॉलम की जरूरत भी नहीं है। ये खाली हम लोगों ने तब यूज करा जब यहाँ पे टोटल निकालने के लिए किसी चीज का उसकी कोई वर्किंग करनी पड़े, तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसको। सर ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं, ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट 3 कॉलम आपके लेवल पे बनाई जाती है। एक्चुअल में दुनिया में सिंगल कॉलम बैलेंस शीट बनती है, एक कॉलम होता है, ये 3 कॉलम नहीं होते, एक ही कॉलम में सारी बातें होती हैं। अच्छा जी, आगे आ जाइए जरा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो आप अपने लेवल के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट। अब ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, ये आप ऊपर कैलकुलेट करके आ चुके थे, और वो कितना था, 5930 का। वो यहाँ पे लाके ऐड कर लीजिए, 5930। और उसके बाद इधर से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेस कर दीजिए ड्रॉइंग्स को। या जो ड्राइंग्स हैं वो आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी, और वो कितने की दी हुई थी, वो दी हुई थी 5400 की। और 200 रुपए की इसकी गुड्स की ड्राइंग थी जिसकी एंट्री नहीं बनी थी, वो एड ऑन करके आप जो ड्राइंग्स हैं वो कितनी रिकॉर्ड करेंगे, 5400 प्लस 200। तो ये आ जाएगा आपके पास 5600, जो आप इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, और अब आपके पास जो आंसर बनेगा उसको आप कहेंगे कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजिंग कैपिटल है। तो इन सबको आपस में एडलेस कर लेते हैं, 5000 प्लस 5930 माइनस 5600, राइट? तो ये आ जाएगा आपके पास 5330, और इसको हम बोलेंगे दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या आ गया तुम्हारा, क्लोजिंग कैपिटल। अब तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लेकिन सवाल में कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं थी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब कोई बैंक लोन वगैरह था, नहीं था यहाँ पे। तो अब तुम क्या करोगे, अब अपनी करंट लायबिलिटीज लिखोगे। करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले तो हमें नजर आ रहा है ट्रेड पेबल्स, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पे लाके। तो यहाँ हेडिंग लिखते हैं पहले करंट, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज लिखने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल्स बोलो या क्रेडिटर्स बोलो, एक ही बात है। और वो ट्रेड पेबल्स आपको कितने के गिवन थे, अभी हम लोग देख के आए यहाँ पे। ये रहे आपके पास ट्रेड पेबल्स, इस पे हमने लाइन खींची 2305 के। तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 2305। और उसके बाद फिर आपके पास एक है बैंक, जो कि आपका ओवरड्राफ्ट हो चुका है, ओवर ड्राफ्ट। तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है बैंक का, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस बन रहा है आपका 746 का बन रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 746। ठीक हो गया? अच्छा भाई, अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग एक नज़र और पीछे जाके देख लें कि यार और कोई चेंजेस, कोई और मसला या कोई और चीज़ जो हमने मिस करी हुई हो। हाँ जी, एक चीज़ और है। और वो जो चीज़ हमने मिस करी हुई है वो था आपके पास ये एक अदर पेबल, एक अक्रूड एक्सपेंस था, तो वो उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अदर पेबल।
अब ये वाली बात ना मेरी याद रखना कि अदर पेबल का मतलब क्या है। अदर पेबल्स का मतलब ये है कि अगर कोई अक्रूड एक्सपेंसेस हो या प्रीपेड इनकम्स हो तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, तो वो कितने का है, 32 का है, सही है। और हम क्या करेंगे, इस सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, एक छोटी सी इधर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और बैलेंस शीट बनाते हुए एक छोटी सी मिस्टेक है हमारे नेट प्रॉफिट के अंदर। वो मिस्टेक क्या है कि अगेन एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, 47 मैंने लिखा हुआ है परचेज रिटर्न्स, लेकिन अगर आप परचेज रिटर्न्स को सवाल के अंदर आके देखें तो जो आपकी परचेज रिटर्न थी वो 574 थी, 47 नहीं थी। तो इसको हम 574 रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। 574, ये आप भी अपने पास करेक्शन कर लीजिएगा, मैं कर रहा था उस टाइम पे, पता नहीं मैंने इसको क्यों ऐसे करके लिखा। खैर, अब दोबारा से एडलेस कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 2034 प्लस 25768, 25768 माइनस 574 माइनस 200 माइनस 4078। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये जो हमारा आंसर आएगा ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आ जाएगा 22,950, ठीक है। और फिर इसको माइनस कर दो अपनी सेल्स में से, 36,784, 36,784। मैं एक दफ़ा सही से देख लूँ, 36,784। तो ये मेरे पास बनेगा, जो मेरा नेट प्रॉफिट बनेगा ना, वो बनेगा 13, इसको यार सही कर लो, 13,834, ठीक है। और इसके अंदर आप अपनी जो प्रॉफिट है वो ऐड कर लें, 528, ठीक है। तो ये बन जाएगा 14362, ठीक है, 14362। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ये हमसे क्या गलती हुई, इसको हम लोगों ने 547 लिख दिया था, हालांकि ये 574 था, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अब आपके पास ये आ गया करेक्टेड इनकम्स और ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए एक्सपेंसेस, तो कितने के हैं वो, 8405 के हैं। तो आपका जो नेट प्रॉफिट बनेगा ना, वो बनेगा 5957 का। बस इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 5957 का आएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ आ रही है, इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। ये आप लोग पहले इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ये रहा आपके पास पहला पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट। और यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो इसके अंदर भी आपका जो नेट प्रॉफिट है, इसको सही कर लीजिएगा। नेट प्रॉफिट इज 5957। तो अब एक नया क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, 5,950 प्लस 5,957, 5,957 एंड माइनस 5,600। सो आपका जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है ना बेटा, वो आ रहा है 5,357 का। और उसमें आप फिर ऐड कर लीजिए 2,305 प्लस 746 प्लस 32, तो ये आपके पास 8,440 ही बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऊपर किस कलर से लिखा था, ग्रीन से, तो नीचे भी ग्रीन से ही लिख लेते हैं, 8,440। इसको हम बोलेंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसको थोड़ा सा देख लेना यार, ये एक बस छोटा सा ये मसला हो गया था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। ये 27 से हमारी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही थी, और वो गलती किसकी थी, वो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन था। तो उसको हम लोगों ने एक दफ़ा चेक कर लिया और बात खत्म हो गई, और ये आपकी पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट बन चुकी है। इसको गौर से देख लो, जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप लोग फिर मुझे बता सकते हैं, ठीक है।